हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अवकलनीयता और सातत्य। अवकलनीयता क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो डेफिनेशन देखो, अवकलनीयता क्या होती है। माना W इज इक्वल टू एफ जेड, क्षेत्र मतलब है यहाँ पे प्रांत D में परिभाषित Z का एक फलन है। क्या कहा हमने कि जो W इज इक्वल टू एफ जेड है, W इज इक्वल टू एफ जेड है, वो D में परिभाषित है, मतलब कि डिफाइन है, Z का एक फलन है। Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे एफ जेड बिंदु Z बराबर Z नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा Z टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। यहाँ पे डेल्टा जेड का मीनिंग है जेड माइनस जेड नोट। या एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नोट। अगर ये हमें यूनिक मिल जाए, अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, तो फंक्शन आपका कहलाएगा अवकलनीय। जो फलन होगा वो हो जाएगा अवकलनीय। क्या कहने चाह रही है डेफिनेशन, बहुत सिंपल है कि W इज इक्वल टू एफ जेड हमारा कोई फंक्शन है, क्षेत्र D में परिभाषित कोई फंक्शन है, और वो Z इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइडेड बाई जेड नोट अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम कोई एग्जांपल लेते हैं और उससे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, सर्वत्र अवकलनीय। क्या कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड एन है, वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। सॉल्यूशन में हम लेते हैं, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, जो दिया गया है उसे लेंगे। तो हमने ले लिया कि जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन है वो है हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर n। अब हमें इसे सॉल्व क्या करना है, अवकलनीय है तो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबल है तो हमें क्या डेफिनेशन लगानी होगी। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस जेड नोट माइनस एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, जेड की पावर n की। सब्स्टिट्यूट करते हैं इससे, एफ डैश जेड, और हमारे पास क्या लगेगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। पिछली जो डेफिनेशन थी उसमें यही डेफिनेशन थी हमारे पास। तो देखिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, जेड एन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर n माइनस जेड एन डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। वैल्यू पुट की है हमने इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1। अब देखिए ये किस तरीके का फॉर्म बन गया हमारे पास, द्विपद प्रमेय का। द्विपद प्रमेय का फॉर्म बन गया तो इसको हम खोल देंगे फॉर्मूले की सहायता से। एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। किस तरीके से खुलेगा ये, जेड क्या आ जाएगा, जेड की पावर n प्लस अगली टाइम में क्या आएगा, nc1 जेड की पावर n माइनस 1 और डेल्टा जेड। अगली टाइम क्या होगी हमारे पास, nc2 जेड की पावर n माइनस 2 और डेल्टा जेड स्क्वायर। इसी तरीके से चलता रहेगा, कहां तक आ जाएगा, ncn
एन सी एन, और जेड की पावर हो जाएगा, देखो 2 है तो 2 चल रहा है, एन माइनस एन, तो जेड की पावर 0 1, और डेल्टा जेड की पावर कितना आ जाएगा, एन, डेल्टा जेड की पावर एन। ठीक है, उसके बाद माइनस जेड की पावर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, यही है। अब देखिए z की पावर n से z की पावर n कैंसिल आउट, हमारे पास ये टर्म रह गई है, इसको लिख देते हैं हम। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, क्या रहा हमारे पास, एन सी वन जेड एन माइनस 1 डेल्टा जेड प्लस एन सी टू जेड एन माइनस 2 डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस एनसीएन डेल्टा जेड की पावर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, यही रहेगी टर्म। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि हर एक टर्म में डेल्टा जेड कॉमन है, तो हम इस इक्वेशन में से ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से डेल्टा जेड कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं हम, एक बार आप देख लीजिए, मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूं। तो देखिए ऊपर वाली टर्म में से हमने कॉमन ले लिया डेल्टा जेड, तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल्टा जेड कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया यहां से, एन सी वन जेड की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी टू जेड की पावर एन माइनस 2 डेल्टा जेड, एक डेल्टा जेड कॉमन आ चुका है, प्लस इसी तरीके से चलता रहेगा, मतलब आगे वाली जितनी भी टर्म्स होगी उसमें क्या रहेगा हमारे पास, डेल्टा जेड रहेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। हमने ये कॉमन इसीलिए लिया है कि नीचे वाली वैल्यू इससे कट हो जाएगी, तो अगली स्टेप में हम डेल्टा जेड से डेल्टा जेड को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एन सी वन जेड की पावर एन माइनस 1 एन सी टू जेड की पावर एन माइनस 2 डेल्टा जेड सो ऑन। नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब हम अगली टर्म में इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देखो डेल्टा जेड टेंस टू 0 है, तो इस टर्म के अंदर तो कोई डेल्टा जेड हमारे पास है नहीं, रिमेनिंग टर्म में सब में डेल्टा जेड है, तो लिमिट अप्लाई होके वो सारा 0 बन जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एन सी वन जेड की पावर एन माइनस 1। एन सी वन को हम ओपन करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो एन सी वन सॉल्व करने पे हमारे पास रह जाएगा एन जेड एन माइनस 1, जो कि क्या है हमारे पास यूनिक वैल्यू है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। तो एन के हर एक धनात्मक पूर्णांक के लिए एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर एन अवकलनीय होगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं रिपीट करती हूँ क्या किया है हमने। सबसे पहले हमारे पास था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन, फंक्शन था ये हमारे पास, हमें बताना है कि ये अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। हमारे पास फंक्शन था, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में बाइनोमियल थ्योरम से हमने उसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में हमने डेल्टा जेड कॉमन लिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी, तो हमारे पास रह गया एनसी वन जेड एन माइनस 1। तो हमारे पास एनसी वन को सॉल्व किया तो एन आ गया और जेड एन माइनस 1। तो ये एन के हर एक धनात्मक पूर्णांक के लिए फंक्शन क्या होगा, एवरीवेयर एनालिटिक होगा। देखिए अगला है हमारे पास कंटिन्यूटी का, कि कंटिन्यूटी क्या होती है, सातत्य क्या होता है। तो सातत्यता क्या होती है, क्षेत्र डी में परिभाषित, प्रांत डी में परिभाषित चर जेड का फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर सातत्य कहलाता है यदि
प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है जेड हमारे पास और किस तरीके का है कि प्रांत डी के अंदर परिभाषित है, एप्सिलॉन प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान है कि मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन है, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा है। अब देखो किस तरीके से हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करना है, इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है। तो हमारे पास हमने पूरा पिछली क्लासेज में भी थ्योरम्स पढ़ी है कंटिन्यूटी को लेके, रियल एनालिसिस वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर भी हम यही थेटिकल डेफिनेशन यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें अप्लाई कैसे करना है, देखो हमने पढ़ा था पहले कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, हर कोई भी फंक्शन है अगर वो अवकलनीय है तो वो क्या होगा, सातत्य भी होगा। लेकिन हर एक सातत्य जो फलन है वो अवकलनीय फलन नहीं होता है। थ्योरम है ये हमारे पास एक, तो थ्योरम लिखते हैं हम। थ्योरम क्या है, देखिए थ्योरम है हमारे पास, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। हम ले लेते हैं कि एफ जेड कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कोई फंक्शन है, एफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है और जेड नॉट उस सम्मिश्र समतल का कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। अब हम ले रहे हैं, देखिए नाउ अब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड हमने कर लिया। इक्वल में भी हमने इसी तरीके से ले लिया, एफ ऑफ जेड एफ ऑफ जेड, दोनों वैल्यू इक्वल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और दोनों साइड लिमिट ले ली। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, लिमिट जेड टेंस टू जेड, लिमिट ले सकते हैं। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, और लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड। ये ऐसा कर सकते हैं इसे। अब देखिए जो पिछली डेफिनेशन थी हमारी अवकलनीयता की, उससे ये वैल्यू तो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट के, एंड लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड। अब इस वाली में ये जो टर्म है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जेड की जगह पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जेड की जगह पे जेड नॉट पुट कर देंगे। तो एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल डॉट जेड नॉट माइनस जेड नॉट, कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू 0, तो ये टर्म किसकी इक्वल आ गई हमारे पास, 0 की। तो हमारे पास क्या रह गया, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। तो फंक्शन क्या होगा आपका, सातत्य होगा। तो हमारी थ्योरम भी यही थी कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो ये तो क्या हुआ कि हम अवकलनीय लेके चले थे फंक्शन को और हमें क्या मिल गया, सातत्य मिल गया। लेकिन इस थ्योरम का जो विलोम है, कंट्राडिक्शन है इस थ्योरम का, वो ट्रू नहीं है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो देखिए जो थ्योरम थी अभी हमने की, उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर
समवर्त संतत है, किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। क्या कहना चाहिए कि ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, परंतु इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो केवल किस पर है, ओरिजिन पर ही है। जो अवकलनीयता है वो केवल मूल बिंदु पर ही है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। क्या दिया हुआ है हमें वो ले लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये है हमारे पास होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो एफ ऑफ, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन थी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये धन घात का बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, तो हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समवर्त संतत है। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी समवर्त संतत होगा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे वही, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले से अब एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। यूजिंग इक्वेशन 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए जेड प्लस डेल्टा जेड है, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो कैसा आ जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर। ये आएगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा, क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर। जेड की जगह पे यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, जेड प्लस डेल्टा जेड हुआ है, माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। लिमिट लगेगी हमारे पास, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड डॉट जेड बार। कैसे, कल हमने प्रूफ किया था जेड डॉट जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यही थी वैल्यू इसकी, जेड डॉट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो उससे हम इसको ओपन करके देखेंगे, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, जेड डॉट जेड बार। ठीक है, तो जेड डॉट जेड बार एक्स स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा जेड डॉट जेड बार। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। तो अब देखो ये चीज इसके अंदर भी अप्लाई होगी, जेड डॉट जेड बार वाली। अप्लाई करते हैं हम इसे, तो हमें मिलेगा जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड बार, ये टर्म आएगी, माइनस जेड डॉट जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया हमने, सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, हम जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और मॉड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो है वो कंटिन्यूअस है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पे, एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी,
इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसमें वैल्यू पुट की तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू हो गई जेड प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है वो होता है जेड डॉट जेड बार, तो उससे हमने इसको खोल दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। अब देखिए आगे हम ये मोड है इसके लिए भी आप जानते हो हम क्या कर देते हैं, जब प्लस माइनस के ऊपर है तो इसे अलग अलग कर देते हैं, मतलब जेड प्लस डेल्टा जेड बार हो जाएगा ये। इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, फॉर्मूले को खोल देंगे गुणा करके, जो जो टर्म कटेगी उसे हम काट देंगे। तो देखिए आगे क्या करना है आप नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए आगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे लिख देती हूँ पहले, जेड प्लस डेल्टा जेड जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो जेड जेड बार प्लस डेल्टा जेड जेड बार प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूं जेड डेल्टा जेड बार और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा जेड बार माइनस जेड डॉट जेड बार, यही टर्म है डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। अब देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई इसकी। तो आगे देखिए, अब देखिए क्या क्या रह गया यहां से, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो देखिए डेल्टा जेड जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। हमें इस टर्म में भी डेल्टा जेड दिख रहा है, इसमें भी डेल्टा जेड दिख रहा है, तो हम डेल्टा जेड कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन लेंगे हम लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो देखिए यहां से डेल्टा जेड कॉमन लिया तो ये टर्म तो रह गई जेड बार, ठीक है, प्लस क्या रहा हमारे पास, यहां पे डेल्टा जेड नहीं है तो क्या करते हैं उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाला तो कॉमन आ गया नीचे वाला रह गया, प्लस डेल्टा जेड कॉमन आ गया तो क्या रह गया हमारे पास डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल आउट, हमारे पास रह गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। देखिए क्या रहा, जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड बार, ये टर्म है हमारे पास, इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 2। समझ आया यहां तक क्या किया हमने, देखिए हमने लास्ट जो स्टेप थी उसको एज इट इज लिखा है, केवल इसका जो बार है उसको खोल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है, हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई उन्हें हमें एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। हमने देखा कि यहाँ पे डेल्टा जेड है, यहाँ भी डेल्टा जेड है, तो ऊपर वाली टर्म से हमने कॉमन ले लिया डेल्टा जेड, क्योंकि नीचे हमारे पास जो टर्म है वो भी डेल्टा जेड है, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ रह गई है। देखिए अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, अब हमें लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 अप्लाई करना है। डेल्टा जेड टेंस टू 0 अप्लाई करने के लिए यहाँ तो जेड बार है, इसको छोड़ो, यहाँ डेल्टा जेड है तो ये 0, लेकिन जो डेल्टा जेड अगर 0 होगा, देखिए अगर हमारे पास मैं इधर देख रही हूँ डेल्टा जेड है, इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब हमें गिवन है कि डेल्टा जेड क्या है 0, तो मीनिंग क्या होगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, यही होगा। इट मीन्स क्या हो गया,
डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा जेड बार होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, डेल्टा एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहां पे तो देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर डेल्टा जेड बार है तो क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, यही फर्क होगा क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो डेल्टा जेड बार, जब डेल्टा एक्स 0 है डेल्टा वाई 0 है तो डेल्टा जेड बार भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये डेल्टा जेड बार टू 0, लेकिन जो ये वाली फॉर्म है 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, वो हमें बनानी नहीं है। तो जो लास्ट टर्म है, अब अगली टर्म है उसमें हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास केवल क्या रह गया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड प्लस 0। अब देखिए आगे लिखती हूं मैं, ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड प्लस 0। कैसे, जब ये हमने यहां एक्सप्लेन किया, जब डेल्टा जेड टेंस टू 0 तो क्या आ जाएगा, तब डेल्टा जेड बार टेंस टू 0। क्यों आया ये हमने यहां देखा अभी। अब देखिए यहां से हमारे पास 2 केस अराइज हो जाएंगे। अब हम लिमिट तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो हमारे पास केस क्या हो जाएंगे कि जब क्या हो, जेड कहां पर हो, वास्तविक अक्ष पे हो एक बार तो, और दूसरा केस हम ले लेंगे जब जेड है वो इमेजिनरी एक्सिस पे हो। तो हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, जब डेल्टा जेड वास्तविक अक्ष पर 0 की ओर अग्रसर होता हो तब। अब देखो जब वास्तविक अक्ष पे होगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, यही होता है हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे, कि जब वास्तविक अक्ष पे जा रहा है तो y की वैल्यू 0, तो डेल्टा y भी क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0। तो अब डेल्टा z इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा y तो क्या है 0, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x। पुट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 दे दो इसे। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 है, तो डेल्टा जेड की जगह पे हमें क्या लेना होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जेड बार प्लस जेड एज इट इज डेल्टा जेड बार। जब डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा जेड बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा एक्स के ही, क्योंकि डेल्टा जेड बार क्या है, डेल्टा जेड बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू भी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या रह गया, अब जेड वाली फॉर्म यहाँ पे रही नहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास रह गई जेड प्लस जेड बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी हमने 4। ये तो थी जब हमारे पास
डेल्टा जेड कहाँ हो, वास्तविक अक्ष पर शून्य की ओर अग्रसर होता है तब। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट, जेड प्लस जेड बार, इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गई 4। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। अब केस सेकंड क्या होगा, जब डेल्टा जेड इमेजनरी अक्ष पे काल्पनिक अक्ष पर शून्य की ओर अग्रसर होता हो तब। तो जब शून्य की ओर अग्रसर होगा तो वहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल्टा वाई की जो डेल्टा जेड है वो किसके इक्वल रह जाएगा हमारे पास, आयोटा डेल्टा वाई के। तो देखिए बात करते हैं केस सेकंड की, ये इक्वेशन नंबर 4, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो देखिए केस सेकंड, जब डेल्टा जेड काल्पनिक अक्ष पर शून्य की ओर अग्रसर होता हो तब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स तो 0 है, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आयोटा डेल्टा वाई। इसी तरीके से जो डेल्टा जेड बार है, इधर लिखती हूं मैं, डेल्टा जेड बार है वो हमारे पास होता है डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। तो ये तो 0, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस आयोटा डेल वाई। वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो लिमिट क्या रह जाएगा डेल्टा जेड की जगह पे, आयोटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, डेल वाई इज इक्वल टू 0, जेड बार प्लस जेड, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहां से, जेड डेल्टा जेड बार की वैल्यू माइनस आयोटा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे हमारे पास, आयोटा डेल्टा वाई के। तो क्या रह गया, जेड बार माइनस जेड, यही टर्म रह गई। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ये सारा एवरेज जेड के इक्वल चल रहा है हमारे। अब देखिए आप, इक्वेशन नंबर 4 में तो हमें मिला था जेड प्लस जेड बार और यहाँ पे मिल गया जेड बार माइनस जेड। दोनों वैल्यू डिफरेंट है, जबकि हमने कहा था कि क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू यूनिक मिलनी चाहिए, यही कहा था हमें, अद्वितीय रूप से विद्यमान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या मिल गई हमें, दोनों वैल्यू अलग अलग मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अवकलज का अस्तित्व यहाँ पर हर एक पॉइंट पर नहीं है, केवल मूल बिंदु ही ऐसे होंगे जिसपे इसके अवकलज का अस्तित्व होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में।